नमस्कार दोस्तों, वाणी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। देखिएगा राजस्थान में क्रांति किन किन छावनियों में हुई और कौन कौन वहाँ का शासक था और क्या इसके परिणाम रहे, क्या कारण थे। देखिएगा 1857 की क्रांति के अंतर्गत सर्वप्रथम शुरू होता है सहायक संधि का दौर। 1778 के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली बात आते हैं और इनके साथ ही इनकी जो नीति होती है वो होती है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत सहायक संधि रियासतों के साथ में करते हैं, जिसमें राजस्थान की दो मुख्य रियासतें होती है, भरतपुर और अलवर। देखिएगा सितंबर 1803 में भरतपुर व नवंबर 1803 के अंतर्गत अलवर सहायक संधि करता है। उसी के अंतर्गत देखिएगा उसके बाद आता है 1813 के अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स नीति होती है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण, इसके अंतर्गत सहायक संधियां ही होती हैं और सहायक संधि के अंतर्गत ये अपना जो प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं वो है चार्ल्स मैटकॉफ ही राजस्थान की जो अधिकांश रियासतें होती है उनके साथ में सहायक संधि करता है। देखिएगा जो प्रथम रियासत थी करौली, इसके राजा थे राजा हरवक्ष पाल, जिसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सहायक संधि करती हैं 1817 के अंतर्गत। इसमें इतनी सारी शर्तें नहीं होती हैं, लेकिन जो सेकंड यानी दूसरी सहायक संधि होती है वो कोटा के साथ में होती है और कोटा का शासक है उमेश सिंह। और ये भी 6 दिसंबर 1817 के अंतर्गत होती है और इसके अंतर्गत बहुत सारी शर्तें और प्रभावी रूप से जो नियम होते हैं वो कोटा पर लाद दिए जाते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत देखिए जो अंतिम रियासत है जो सहायक संधि करती है वो है सिरोही। 11 सितंबर 1823 के अंतर्गत ये संधि करता है और इसका जो शासक हैं शिव सिंह। इन संधियों के अंतर्गत राजा को सेना रखनी पड़ेगी, सेना का सारा जो खर्चा होता था वो राजा को उठाना पड़ेगा, और जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर मुसीबत आएगी या कोई आक्रमण करेगा तो इन राजाओं को उनकी सहायता करनी पड़ेगी और अपनी सेना भी भेजनी पड़ेगी। ये उनकी कुछ शर्तें होती हैं। फिर देखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई, इससे पहले राजस्थान में राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना हो जाती है। देखिएगा 1858
1832 के अंतर्गत राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। इसका जो पहला AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, प्रथम AGG वो होता है मिस्टर लॉकेट। फिर देखिएगा 1857 के अंतर्गत राजपूताना रेजिडेंसी की जो AGG होता है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री वो होता है पाम स्टन। और भारत का गवर्नर वो होता है कैनिंग। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा उस समय जो हमारी रेजिडेंसी बनी थी उसके 2 स्थान उन्होंने नियुक्त किए थे, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होती है और अंग्रेज जो थे वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकते थे। तो वो गर्मियों के दिनों में माउंट आबू और सर्दियों के दिनों में अजमेर स्थानांतरण कर देते थे। ठीक है, यानी 6 महीने आबू में रहना, 6 महीने अजमेर में रहना। यानी मुख्य जो कार्यालय था उनका वो अजमेर में था। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा जो क्रांति हुई इसके क्या कारण रहे, तो कारण मुख्य रूप से वही रहेंगे जो भारत में क्रांति हुई वो है। इसमें देख लीजिएगा, एक तो है डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, जिससे कहीं राजवंश उससे नाराज हो गए थे और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसमें ही देखिए खिराज कर जो लगाया गया था और उसके साथ अन्य कर भी जनता पे बहुत सारे लगाए गए थे, तो उससे भी जनता दुखी होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना उनमें उत्पन्न हो गई थी। और जैसे ही ये 1857 की क्रांति होती है तो सारी जनता होती है वो क्रांतिकारियों का साथ देने लग जाती हैं। उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसके अंतर्गत ही ईसाई मिशनरियाँ को भारत में प्रवेश मिल जाता है। तो ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पे आके अपना ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, जिससे भी हिंदुओं की जो भावनाएं होती है, धार्मिक भावनाएं, वो बहुत आहत होती हैं और उससे भी विद्रोह की भावना जग जाती है। फिर देखिएगा जो राज्यों के सैनिक थे उनको समय पे वेतन नहीं देना, यानी सहायक संधियों के अंतर्गत जो उनसे संधियाँ की थी उसमें अंग्रेजों की सेना भी रखनी थी उन्हें और खुद की सेना भी रखनी थी। तो और कर भी इतना था कि अंग्रेजों को समय पर अगर नहीं पहुंचाया जाए तो बहुत सारी और नई शर्तें भी लागू कर दी जाती थी। तो समय पे क्योंकि पैसे इतने नहीं थे रियासत के पास कि वो दोनों का खर्चा एक साथ में चला सके, तो वो समय पे वेतन भी नहीं दे पा रहे थे, तब भी सैनिकों में आक्रोश था। और मुख्य जो कारण रहा इस क्रांति का वो था ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल। यानी ये भ्रांतियाँ तक फैल गई थी कि एन राइफल की जो कारतूस होते हैं उसको मुंह से खोलना पड़ता है और उस कारतूस पे जो खोलते हैं, जो पाउच होता है या डिब्बिया होती है, उसके अंतर्गत गाय और सूअर की चर्बी लगी होती हैं। तो हिंदुओं ने ये राइफल चलाने से मना कर दिया और इधर मुसलमानों ने मना कर दिया, क्योंकि गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और सूअर को मुसलमान पवित्र मानते थे। उसी के दौरान 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के अंतर्गत मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो अधिकारियों के फोर्स करने पर वही राइफल उठाकर अधिकारी बाग व ह्यूसन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जैसे ही हत्या कर दी, मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो यही पूरे भारत में क्रांति की तिथि कहे, शुरुआत की तिथि कहे तो हो जाती है। और इसके बाद में जैसे ये घटना घटित होती है तो यहाँ से जो काफ़ी सारे सैनिक होते हैं वो मेरठ चले जाते हैं, ठीक है, और मेरठ में क्रांति हो जाती है। अगर पूरे भारत में अगर क्रांति का दौर कहे, यानी प्रथम क्रांति कहाँ से शुरू होती है तो मेरठ से शुरू होती है। लेकिन इससे पहले जैसे क्रांति एक अचानक तो शुरू होने से रही, ठीक है, इसके लिए पहले कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है। तो जो भारत के नेता थे, जैसे आप नाना साहब देख लीजिए, नाना साहब, ठीक है, फिर देख लीजिए अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने लंदन में रहते हुए 1857 की क्रांति का योजना बना ली थी, लेकिन उन्होंने जो तिथि निर्धारित की थी, ठीक है, क्या तिथि निर्धारित की थी देखिएगा, उन्होंने की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 तिथि निर्धारित की थी, लेकिन मंगल पांडे के इस कृत्य से क्रांति पहले ही शुरू हो गई। जैसे ही ये घटना घटित होती है, मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को शुरू होती है और मेरठ से सीधे ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं, मेरठ से दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये 11 मई कब पहुंचते हैं? 11 मई में दिल्ली पहुंचने के बाद जो दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर, अंतिम कह दीजिए बादशाह, उसको ये अपना नेता घोषित कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर नेता, और इनका ही सेनापति होता है बख्त खां, ये उनका सेनापति नियुक्त होता है, ठीक है। फिर देखिएगा जैसे ही क्रांति शुरू हो गई, ये दिल्ली पहुंच गए, फिर आगे इसकी सूचना मिलती है सीधे जो राजपूताना रेजिडेंसी, इसके जो AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को ये जानकारी मिलती है, तो वो काफ़ी चिंतित हो जाता है, क्योंकि मेरठ से आई हुई छावनी, ठीक है, मेरठ से आई हुई छावनी 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अभी मेरठ से आई थी, उसे अजमेर में नियुक्त किया गया था।
तो पैट्रिक लॉरेंस को ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और अजमेर पर अधिकार कर दिया तो हमारा जो गोला बारूद है, खजाना है और बहुत सारी वही हमारा गढ़ है, अगर वो इनके अधिकार में आ गया तो हमारी शक्ति यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो उसने सर्वप्रथम यह आदेश दिया कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसको नसीराबाद भेज दी जाए। नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद भेज दी। और नसीराबाद में ऑलरेडी पहले से ही 30 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी आ गए और मिल गए इनसे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, देखिए आगे देखते हैं। जब ये 15 बंगाल इन्फेंट्री नसीराबाद आई तो उनसे 30 बंगाल इन्फेंट्री वालों ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ, ठीक है, आप सीधे अभी आए और अभी सीधे यहाँ पे। तो यहाँ का जो अधिकारी था नसीराबाद का, नसीराबाद चावनी का अधिकारी था न्यूबरी, ठीक है। इस न्यूबरी को जब पूछा कि क्या आपको हम पे विश्वास नहीं रहा, तो ये सही से उत्तर नहीं दे पाया और उनको गुस्सा आ गया और इस पे गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी, यानी इसको मार दिया। यहीं से ही 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू हो जाती है। तो क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से शुरू होती है। देखिएगा 28 मई 1857 को, डेट का विशेष कर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पुट अप होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये शुरू करने के बाद सीधे गए दिल्ली की तरफ। नसीराबाद वाले गए सीधे दिल्ली, ठीक है, ये गए दिल्ली। उसके पीछे से डूंगर सिंह नाम का व्यक्ति, डूंगर सिंह, इसने पीछे से नसीराबाद चावनी को लूट लिया। नसीराबाद चावनी को लूटा इसने। एक डूंगर सिंह है और एक है जवाहर सिंह। इन दोनों को गरीबों का लोक देवता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों गरीबों का लोक देवता, ठीक है। फिर देखिएगा इनका जो वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था बलजी और भुर्जी, ये इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। फिर देखिएगा नसीराबाद हो गया, यहाँ से सैनिक चले गए दिल्ली की तरफ और जैसे ही ये क्रांति की सूचना मिलती है नीमच चावनी मध्य प्रदेश में है, एमपी में। लेकिन उस समय यहाँ का जो पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स, ठीक है। क्योंकि
जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत, इसके पॉलिटिकल एजेंट भी सावरसी थे और इसी के अंतर्गत नीमच छावनी भी आती थी। और उस समय देख लीजिएगा मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। बाद में मैं आपको नक्शे में भी बता दूंगा राजस्थान के कौन सी रियासत कहाँ थी और कौन इसका पॉलिटिकल एजेंट था, कौन शासक था। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा सावर्स के अंतर्गत ही ये नीमच की छावनी आती थी। तो उस समय नीमच में 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया। 3 जून 1857 को नीमच में भी विद्रोह हो गया। तो देखिए कि विद्रोह से पहले क्या घटना घटित हुई। तो यहाँ का अधिकारी था नीमच का एबॉट। ठीक है, एबॉट सैनिकों को प्रतिज्ञा दिला रहा था कि आप सब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। तो यहाँ का एक सैनिक था नीमच छावनी का, मोहम्मद अली बेग। इसने पलट कर जवाब दिया कि क्या आपने कर्तव्यों का सही से पालन किया है? जो आपने वादे किए थे अवध के साथ में, क्या आपने उसको निभाया है? आपने भी तो अवध को हड़पा है ना कुशासन लगाकर। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे? तो उसी समय 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और इनके साथ में इनके एक साथी और होते हैं जिनका नाम है हीरा सिंह, दोनों मिलकर इनके नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी सारे अंग्रेजों को मार देते हैं और 40 जो अधिकारी होते हैं, 40 अधिकारी वो भागकर डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं। डुंगला गांव ध्यान रखिएगा। वहाँ से सावर्स कहता है स्वरूप सिंह को कि जो हमारे अधिकारी हैं 40 उनको लेके आओ। तो ये स्वरूप सिंह आते हैं यहाँ पे और यहाँ से 40 अधिकारियों को लेकर मेवाड़ में या उदयपुर में जग मंदिर में इनको ठहराते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 जून 1857 को सावर्स नीमच पर पुनः अपना अधिकार कर लेता है। 8 जून 1857 को। ठीक है, फिर देखिएगा ये नीमच की हो गई। नीमच के क्रांतिकारी भी आगे चले। ठीक है, फिर वो जाएंगे देवली। जैसे ही ये क्रांति आगे आगे बढ़ती गई, जैसे सूचना मिलती गई, वैसे वैसे आगे की जो छावनियाँ थी वहाँ पे भी विद्रोह होते गए। तीसरी जो छावनी थी देवली, जैसे ही सूचना मिली कि नीमच में विद्रोह हो चुका है और वहाँ के जो सैनिक इधर आए तो देवली ने भी विद्रोह कर दिया।
विद्रोह। यहाँ की कुछ पर्टिकुलर डेट मिलती नहीं है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे विद्रोह हुआ और यहाँ से सैनिक, जो विद्रोही सैनिक थे, विद्रोही सैनिक देवली से टॉक और टॉक होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली चले गए। देवली से टॉक और टॉक से आगरा होते हुए दिल्ली गए। ठीक है, और सावज वापिस इस पर भी कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसमें देखा गया कि क्रांतिकारी जो थे वो अपने स्थायी नहीं रहे, वहाँ पे दिल्ली ही जाते रहे, लेकिन तो पीछे से खाली हो गया, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया वापस अधिकार करने का, तो सावज का पुनः अधिकार। ठीक है, देवली के विद्रोही आगे बढ़ रहे थे और वो दिल्ली भी जा रहे, कुछ सैनिक आगे बढ़े और वो पहुंच गए अपने मारवाड़ में तो थी एरिनपुरा, काफ़ी अहम रोल रहता है यहाँ पे एरिनपुरा का। ठीक है, एरिनपुरा वर्तमान में पाली में है, उस समय जोधपुर रियासत के अंतर्गत आती थी, वर्तमान में पाली में है। ठीक है, तो यहाँ का जो नेतृत्व किया था वो था शिवनाथ सिंह, और ये इसका संबंध ईडर गुजरात से था। गुजरात, इनका संबंध गुजरात से था और इसने एजीजी के पुत्र को मार डाला। एजीजी के पुत्र की हत्या, और इन्होंने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखिएगा यहाँ ये तो नारा दिया, लेकिन विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ पे विद्रोह हुआ है 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ है। ठीक है, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉक मैसन या मैक मैसन, ये यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मैक मॉसन कर दीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा ये क्रांतिकारी यानी एरिनपुरा के क्रांतिकारी आगे बढ़े तो वहाँ पे इनका स्वागत किया अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व भी किया। तो इससे क्या हुआ कि जो एरिनपुरा आती थी मारवाड़ में तख्त सिंह, ठीक है, तो तख्त सिंह भी नाराज हो गए। तख्त सिंह और लॉरेंस साहब, पैट्रिक लॉरेंस, वो भी नाराज हुए और कहा कि भाई आपका जो सामंत है या सरदार है उसको कहो कि क्रांतिकारियों को शरण नहीं दे। लेकिन ये तो नेता बन गए थे इनके, ठीक है, तो इनके साथ में फिर होता है युद्ध। ठीक है, तो पहला जो युद्ध होता है
वो होता है 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध। 8 सितंबर 1857 पिथौरा का युद्ध। इसके अंतर्गत जो तख्त सिंह का सेनापति होता है वो है उनाड़ सिंह पवार। उनाड़ सिंह पवार। इसके साथ में आता है राजमल लोढ़ा। और एक अंग्रेज अधिकारी आता है हिथकॉट। और इसके अगेंस्ट में तो आपको पता ही है ठाकुर कुशाल सिंह। ये युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में कुशाल सिंह की विजय होती है और उनाड़ सिंह और हिथकॉट मारे जाते हैं। जब अंग्रेज एजीजी लॉरेंस को ये पता चलता है कि हमारे सैनिक मारे गए हैं या हम युद्ध हार गए हैं तो वो स्वयं आता है। और आपको पता ही है जब एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल आए हैं तो पीए को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर आएंगे तो बाकी उसके नीचे पदाधिकारियों को तो आना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। देख लीजिएगा। फिर दूसरा युद्ध होता है 10 सितंबर 1857, ठीक 2 दिन के बाद में ये होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, देखिए इसको गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं, यानी अंग्रेज गोरे थे और भारतीयों को काला कहते थे। तो देखिएगा गोरा काला युद्ध। देखिएगा चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन आए हैं। तो देखिएगा एक तो एजीजी लॉरेंस, तो इसके साथ में पीए भी आया है। कौन है देखिएगा मैकमॉसन, ठीक है। और अगेंस्ट में है कुशाल सिंह। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह जीत जाते हैं और मैकमॉसन मारा जाता है। लॉरेंस वहां से भाग जाते हैं। लॉरेंस के सिर को काट दिया जाता है और अहुआ के द्वार पर इसको लटका दिया जाता है। ये दृश्य देख के सभी अचंभित रह जाते हैं, अंग्रेज डर जाते हैं उस समय। उसके बाद देखिएगा यहाँ की जो एक प्रसिद्ध माता है सुगाली माता, काफ़ी बार प्रश्न इससे आए हैं सुगाली माता के नाम से। सुगाली माता, इसे क्रांतिकारियों की देवी भी कहते हैं, क्रांति की देवी। यानी ठाकुर कुशाल सिंह जब भी युद्ध में जाते थे पहले इनकी पूजा करते थे, फिर युद्ध में जाते थे। तो देखिएगा कहते हैं सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे और एक व्यक्ति इनके नीचे सोया हुआ था। ये इसकी मुद्रा थी, बहुत सारे 54 हाथ ऐसे, ठीक है। तो इस जब अंग्रेज जीते, बताएंगे आगे, तो इस सुगाली माता को यहाँ से अजमेर ले गए और अजमेर से वापस
वर्तमान में पाली संग्रहालय में इसको रखा गया है। तो देखिएगा, घोड़ाकाला या सैलावास का युद्ध कुशाल सिंह जीत जाते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं। तो अब इस बदला लेने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी हैं कर्नल हॉब्स व अजमेर रेजिडेंस, कर्नल हॉब्स साथ में अजमेर रेजिडेंसी, यानी अजमेर रेजिडेंसी की सेना भी आती है। तो उस समय इनको लगता है कुशाल सिंह को, ठीक है, कुशाल सिंह कि अभी हम जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, उनको लगता है कि अभी हम नहीं जीत पाएंगे। तो वो जो अपना किला होता है अहुआ का किला, वो पृथ्वी सिंह को सौंपकर स्वयं सलूम्बर में जोध सिंह के वहां शरण लेते हैं। किला पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं और कर्नल हॉब्स ये डिसा, और डिसा है कहाँ है, गुजरात के अंदर, वहां से आते हैं लड़ने के लिए कुशाल सिंह से। इतना पावर होता है कुशाल सिंह के अंतर्गत। देखिए, फिर यहाँ से पृथ्वी सिंह मारा जाता है, अहुआ को लूट लिया जाता है और काफ़ी नरसंहार होता है यहाँ पर। फिर देखिएगा, सलूम्बर में शरण लेते हैं कुशाल सिंह, क्या नाम बताया अभी मैंने, जोध सिंह, जोध सिंह के वहां, ठीक है। फिर आगे 8 अगस्त को, क्योंकि ये युद्ध निरंतर चलायमान रखते हैं, रुकते नहीं है ये। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद कुशाल सिंह को पकड़ लिया जाता है और इसके ऊपर जांच कमेटी बिठाई जाती है कि ये क्रांति जो हुई उसके ये दोषी हैं या नहीं। तो इस पर एक कमेटी होती है, वो है मेजर टेलर आयोग, या कमेटी कह सकते हैं, मेजर टेलर आयोग। ये जांच करती हैं और ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर देती है। तो इनको रिहा कर दिया जाता है। फिर देखिएगा, 10 नवंबर 1860 को उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 10 नवंबर 1860 को उदयपुर में मृत्यु। उदयपुर में मृत्यु, ठीक है। इनका किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी जो क्रांतिकारी अच्छी सी बहुत फाइट की अंग्रेज़ों से, फिर अंतिम समय में उदयपुर में ये मर गए। सही नहीं कह सकते क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी बूढ़े भी हो गए थे, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिएगा, अहुआ के बाद है कोटा। ये कोई छावनी नहीं थी यहाँ पे। कोटा से काफ़ी बार सवाल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई छावनी ना होते हुए भी विद्रोह हुआ तो किसने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे छावनी थी नहीं सैनिक थे। तो कोटा में जन सामान्य ने किया है, यहाँ पे जो जनता है उसने किया। तो देखिएगा, जनता का सहयोग यानी नेतृत्व किसने किया, ठीक है, क्योंकि बिना नेतृत्व के कोई भी क्रांति सफल नहीं होती है, ठीक है। तो देखिएगा, कोटा में ये क्रांति शुरू होती है 15 अक्टूबर 1857।
15 अक्टूबर 1857 को। और इस क्रांति का नेतृत्व करता है वो है लाला जयदयाल। लाला जयदयाल। और इसका एक सहयोगी होता है मेहराब खां तथा मेहराब खां। ये दोनों क्रांति का नेतृत्व करते हैं और इसको कहते हैं जन विद्रोह। ठीक है। जब ये विद्रोह होता है तो यहाँ का शासक है कौन? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। इसको कहते हैं लॉरेंस कि भाई इन्होंने क्रांति यानी विद्रोह किया है तो इनको फांसी की सजा दो। तो उस समय जनता का गुस्सा फूट जाता है और राम सिंह को अपने ही महल में कैद कर लिया जाता है। 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाता है यानी नज़रबंद। ठीक है। देखिएगा इस क्रांति की शुरुआत होती है तो क्या होता है? ब्रिजलाल भवन, ब्रिजलाल भवन महल के अंतर्गत बर्टन के 2 पुत्र की हत्या। साथ में एक डॉक्टर भी होता है सैडलर। डॉक्टर सैडलर को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो पॉलिटिकल एजेंट होता है बटन, इसके सिर को काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। ठीक है। फिर होता क्या है कि राम सिंह तो नज़रबंद है तो ये पैट्रिक लॉरेंस को सूचना भिजवाता है कि भाई मेरी हेल्प करो या मदद करो, सहायता करो मेरी और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है। तब पैट्रिक लॉरेंस रॉबर्ट के नेतृत्व में और इसके साथ में एक और होता है रियासत, जिसने प्रथम सहायक संधि की थी। ठीक है। किसने? करौली के मदन पाल के सहयोग से यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया जाता है और 31 मार्च 1858 को कोटा पर पुनः कब्जा हो जाता है। कोटा पर लगभग विद्रोह के समय 6 माह तक जनता का शासन रहा है। जनता का शासन 6 माह तक जनता का शासन रहा है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर 31 मार्च 1858 को पुनः कोटा पर कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। उसके बाद देखिए राम सिंह को छुड़वा लिया जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा, जैसे मदन पाल ने अंग्रेजों की मदद की है, तो मदन पाल को तोपों की सलामी जो दी जाती थी वो थी 14। ठीक है।
तो 14 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, 14 से बढ़ाकर 17 कर दी। और राम सिंह की 21 तोपों की सलामी को घटाकर 17 कर दिया गया। इसको भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि मदन पाल को कितने तोपों की सलामी यानी कितनी तोपें की सलामी बढ़ाई थी, तो 14 तो थी और 3 तोपों की सलामी और बढ़ा दी थी, यानी कुल संख्या 17 हो गई थी और राम सिंह की घटा दी थी, 21 से 17 कर दी गई थी। इस संख्या को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां पर जिन जिन शासकों ने अंग्रेजों की मदद की वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अन्य में देखिए, बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जो अंग्रेजों की मदद के लिए राजस्थान से भी बाहर यानी हिसार पाडलू गांव हिसार तक अपनी सेना भेजी थी, यानी स्वयं भी वो गया था अंग्रेजों की मदद के लिए। तो इससे अभी मदद की है अंग्रेजों की तो खुश तो होंगे, तो खुश होके 41 परगने उपहार में दिए। किसने दिए? अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेज ही देंगे, ठीक है। तो 41 परगने इसको उपहार में दिए सरदार सिंह को। फिर देखिएगा अलवर का विनय सिंह, इसने भी अंग्रेजों की मदद की और सहायता हेतु बाहर अचनेरा भरतपुर तक गया। अचनेरा भरतपुर, और वहाँ भरतपुर में क्रांतिकारियों से इसकी झड़प हो जाती है और 11 जुलाई 1857 को क्रांतिकारी इन्हें हरा देते हैं, तो ये वहीं से वापस लौट जाते हैं। फिर देखिएगा जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। ये भी अंग्रेजों के काफ़ी घनिष्ठ थे, तो इन्होंने भी इस क्रांति के दौरान अंग्रेजों की खूब तन मन धन से सहायता की, तो अंग्रेज खुश होकर इनको भी सितारे हिंद की उपाधि दी। सितार-ए-हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर उपहार में दी। कोटपुतली की जागीर उपहार स्वरूप दी, ठीक है। एक ऐसी रियासत जयपुर जहां पर शासक ने तो अंग्रेजों की मदद की ही की, जनता ने भी क्रांतिकारियों के लिए दरवाजे नहीं खोले, तो जनता भी एकमात्र ऐसी रियासत जहां जनता ने भी अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की सहायता। जयपुर रियासत के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे जनता ने भी अंग्रेजों की सहायता की है। एक बार देख लीजिएगा, हम देख लेते हैं राजस्थान में कहाँ कहाँ रियासतें थी और वहाँ के कौन शासक और कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये अपना भारत राजस्थान है, ये ठीक है।
ये अपना ये राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान में देखिएगा कहाँ पे कौन सी छावनियाँ थी। तो देखिएगा पहली जो छावनी थी यानी मेन हेडक्वार्टर कह सकते हैं इनका, अजमेर। रेजिडेंसी थी ये, ठीक है, अजमेर। और यहाँ पर ही थी नशीराबाद, नशीराबाद। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ के जो शासक थे यानी ये जयपुर है। ठीक है, तो यहाँ के शासक भी देख लीजिएगा, राम सिंह द्वितीय, पॉलिटिकल एजेंट वो थे ईडर। ठीक है, फिर देख लीजिएगा यहाँ पे थी देवली, देवली। ठीक है, फिर देखिएगा कोटा, तो यहाँ पर था कोटा। ठीक है, क्योंकि विद्रोह तो हुआ यहाँ पर भी, लेकिन ये कोई छावनी नहीं थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अजमेर के पास में थी ब्यावर, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर के जस्ट नीचे यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर छावनी थी खेरवाड़ा। ठीक है, खेरवाड़ा। जो खेरवाड़ा के शासक थे स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावर्स। ठीक है, एक छावनी थी मध्य प्रदेश में नीमच, नीमच। और नीमच का भी जो सावर्स जी अपने अंतर्गत इसकी देखरेख करता था। फिर देखिएगा एरिनपुरा, मारवाड़ का क्षेत्र जिसमें पाली और जोधपुर शामिल था। एरिनपुरा, एरिनपुरा का शासक था तख्त सिंह, तख्त सिंह। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मौसन, मैक मौसन। ठीक है, फिर देखिएगा और कोटा जो थी, कोटा में बटन की हत्या होती है। ठीक है, बटन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट होता है, बटन कोटा का। तो इस बात ये खास कर ध्यान रखिएगा। लेकिन दो ऐसी भी रियासतें थी राजस्थान में जहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ, तो वो कौन सी थी वो भी देख लीजिए। ब्यावर व खेरवाड़ा, दो छावनियाँ ऐसी थी जिसमें कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। तो इनको तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनसे ही सवाल बनेंगे और ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि खेरवाड़ा में कौन था पॉलिटिकल एजेंट, तो सावर्स, और शासक स्वरूप सिंह। नीमच का भी अधिकार सावर्स के पास में ही था। एरिनपुरा का शासक था तख्त सिंह और इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन। फिर देख लीजिएगा अजमेर तो रेजिडेंसी थी जो एजीजी के अंतर्गत आता था। उसके बाद देखिए जयपुर,
रियासत यहाँ के शासक थे राम सिंह और यहाँ का पीए पॉलिटिकल एजेंट था ईडर। फिर देखिएगा कोटा छावनी नहीं थी, लेकिन कोटा के भी पीए थे बर्टन। फिर देखिएगा एक देवली भी छावनी थी। ठीक है, ये हो जाता है अपना 1857 की क्रांति के अंतर्गत राजस्थान का योगदान। ठीक है, आप